हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं ख़त्म हो चुके हैं। इस वाले में हम रेस्ट ऑफ फिनिश करेंगे। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो टॉपिक है वहाँ से उसके थोड़ा सा जो 2-3 टॉपिक बच गए हैं, कंट्रीब्यूशन वाला, जीडीपी वाला है और ग्लोबलाइजेशन वाला, वो हम इस वीडियो में फिनिश करेंगे। एमसीक्यू बेस आपका है फर्स्ट टर्म सिलेबस, तो ये सारा एमसीक्यू बेस ही क्वेश्चंस हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड आपको माइंड में सेट करना है कि इससे एमसीक्यू बनते हैं। बुक लेके बैठो, उस पर हाईलाइट करो, क्योंकि आपके टॉपिक टू टॉपिक हैं एमसीक्यूज़, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और प्रैक्टिस भी हो पाएगी कि अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जिसके अराउंड ऑफ सारे एमसीक्यूज़ घूमते रहते हैं। जैसे ये है, विच क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए क्या बनेगा, तो पल्सेस थोड़ी बनेगा। रागी नहीं है, कॉटन नहीं है, सीधी सी बात है रबर ही है, क्योंकि रबर हमें प्लांट से भी मिलती है और एज अ रॉ मटेरियल है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ मैच द कॉलम है वो एक बार थोड़ा सा रीप्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर वो ऑप्शन में आते हैं तो आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर है तो वो वेजिटेबल और फ्रूट्स क्रॉप से रिलेटेड है, और खारिफ क्रॉप्स है तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, मॉनसून क्रॉप है। रावी क्रॉप है तो सोन इन विंटर, और सेरिकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी जब सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है, रियरिंग किया जाता है, तो वो सिल्क जो हम ऑब्टेन करते हैं वो सेरिकल्चर है। अब जूट क्या है, गोल्डन फाइबर। रबर एक इंडस्ट्री क्रॉप है। कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप है। ज्वार वो मिल्ट है। मैच द कॉलम में स्टूडेंट आपको आएंगे तो आपको आंसर में टिक लगाना है अकॉर्डिंग टू जो आपको दे रखे होंगे। उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में मैंगो ज़्यादा है। तमिलनाडु और केरला कर्नाटक में देखें तो बनाना। आपने मूवीज़ में देखा भी होगा कि साउथ में मोस्टली जो बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं बनाना के, कितने बड़े बड़े प्लांटेशंस आपने देखे होंगे लगे हुए, एक बड़ा लार्ज पैच ऑफ लैंड होता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आपने एप्पल्स, पियर्स, वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट्स देखे होंगे। नागपुर, मेघालय में ऑरेंजेस। विच ऑफ, ये तो हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है आफ्टर दिस ऑल ऑफ, कि टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है, तो उससे रिलेटेड अब हमारा टॉपिक शुरू होगा। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मॉडर्नाइज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ रिफॉर्म कर रही है टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे और इसको समझेंगे भी, टॉपिक को भी वो क्या है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, इरिगेशन मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन। अगर आज भी देखें तो सिंचाई के लिए मोस्टली जो फार्मर्स है किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून पे, कि बारिश होगी तब जाके हमारी क्रॉप को वाटर मिलेगा। 5 ईयर प्लान जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो लैंड रिफॉर्म करना, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म पढ़ेंगे और हम पढ़ने वाले हैं कि मेन इंडिपेंडेंट के बाद जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म किए गए हैं कंट्री के, तो उनका मेन पर्पस क्या था, लैंड रिफॉर्म करना। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में ये फोकस किया गया, क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से ऑलरेडी जो लैंड है उसका फ्रेगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी जो लैंड है, एक लार्ज लैंड जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें डिवाइडेड हो जाती है, फिर उसकी जनरेशन होती है उसमें डिवाइड हो जाती है, तो जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो साइज़ कम होने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें रिफॉर्म करना, और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्प्रूव करे हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था, वाइट रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन में रिज़ल्ट इतना नहीं निकला, थोड़ा सा लिमिटेड था, सिलेक्टेड एरियाज़ में रहा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन में ज़्यादा देखने को मिला ये, क्योंकि यहाँ पे लार्ज लैंड हैं जिस पे ये बेनिफिट हो पाया किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसी वजह से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ लीड टू फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग साइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, इसमें से जो बोला है कि वो कौन सा राइट है जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग साइज है, तो सीधी सी बात है
कौन सा हो गया, राइट टू इनहेरिटेंस, यानी जो लैंड है फिर वो आगे आने वाली जनरेशन में डिवाइड हो जाती है, फिर उससे जनरेशन में डिवाइड होती है। जैसे आपके फादर हैं और अब उनके 2 सन हैं, तो वो उनकी लैंड उनमें डिवाइड हो जाएगी, तो फिर उनके सन होंगे तो उसमें डिवाइड हो जाएगी लैंड। तो ऐसे डिवाइड होती रहती है और वो एक छोटा सा स्मॉल लैंड का ही पार्ट डिवाइडेड होने के बाद आता है, जो कि अनइकोनॉमिकली होता है, इतना उससे बेनिफिट नहीं आता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हमने करे हैं, बट थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लें तो आपको इजी रहेगा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म टू एंश्योर द इंक्रीज़। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें, इंस्टीट्यूशनल देखें, तो वो रिफॉर्म कर रही है और उसको इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चर्स को, उसके प्रोडक्शन को। तो वो क्या क्या है टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में, अगर हम देखें तो स्टूडेंट ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट जिसे वाइट रेवोल्यूशन है। इसमें ये रेवोल्यूशन किस लिए करे, ताकि एग्रीकल्चर में क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो। उसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करना, यानी जो पहले यूज़ करते थे अपने फार्मर्स क्या करते थे, क्रॉपिंग में से कुछ सीड्स बचा के रख लेते थे और उसको नेक्स्ट क्रॉप में सीड करने के लिए यूज़ करते थे, शोन करने के लिए। बट अभी न्यू इंजीनियरिंग जेनेटिक जो सीड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाए। तो उसे कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करना। केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ करना, जिससे कि क्या हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वाटर इरिगेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल में करना, मतलब लाइट आ सके ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी फैसिलिटीज़ करना। और मॉडर्न फार्मिंग टूल्स यूज़ करना, लाइक टिलर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब चीज़ें। और स्पेशल वेदर बुलेटिन दिखाना, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स दिखाना, ताकि रेडियो पे फार्मर्स उस चीज़ को अवेयर कर सके, समझ सके। टेलीविज़न टू एक्वेंट फार्मर्स विद मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, और वो टेलीविज़न रेडियो में इंट्रोड्यूस कराएं नई नई जो टेक्निक्स आई हैं, फार्मर्स को उनके बारे में पता चल सके। 1890 की अगर हम देखें तो लैंड जो डेवलपमेंट है उसका जो प्रोग्राम चला था, तो उसका क्या इनिशिएटिव था, इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म पे डिपेंड था उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो रिफॉर्म है, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म देखा है। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में देखें क्या क्या करा है गवर्नमेंट ने चेंज, जैसे कलेक्टिवाइजेशन करना, यानी छोटे छोटे जो लैंड होती है उसको क्या करना, इकट्ठा करके एक साथ टुगेदर करना और फिर उसमें रिसोर्सेज को पूल करके इकट्ठा करके खेती करना, तो वो भी बेनिफिट होता है उससे भी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग करना, यानी जो छोटी छोटी लैंड होती है उसका कंसोलिडेट करना। कॉर्पोरेशंस एग्रीकल्चर करना, ये प्रायोरिटी रही है किसमें, इंस्टीट्यूशंस के अंदर और इंडिपेंडेंस के बाद। और ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करना, लैंड रिफॉर्म करना, फर्स्ट 5 ईयर का तो यही मेन एम था। एस्टैब्लिशमेंट करना ग्रामीण बैंक का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, लोन फैसिलिटीज़ देना, इंटरेस्ट रेट कम रखना। और अगर फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, फायर डिसीज़ आ जाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कराना, ताकि किसान अपनी फसल पे इंश्योरेंस कराए तो उसको पैसा मिल सके, ऐसी कोई डिजास्टर प्रॉब्लम आ जाती है तो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना और रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके और परचेसिंग जो सर्विस है वो प्रोसेस उनको मिल सके, वो प्राइस मिल सके, वो एमएसपी है, यानी इस प्राइस पे आपको आपकी फ़सल ख़रीदी ही जाएगी, गवर्नमेंट उसको फार्मर्स को कहती है। और ये क्यों करती है, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशंस ना हो सके। एक्सप्लैक्टर्स जो मिडल मैन्स हैं, बीच में जो बिचौलिए होते हैं जो फार्मर्स को परेशान कर सकते हैं, उनको हटाने के लिए, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड देना और इंश्योरेंस स्कीम चलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए करा है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स वही है कि जो
HYV सीड यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करना, इरीगेशंस, वाटर इरीगेशन ग्राउंड लेवल से यूज़ करना, मैकेनाइजेशंस करना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस करना, डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड, स्टोरेज फैसिलिटीज़ देना। तो ये सारे काम करके जब वीट और राइस का क्या करा गया, प्रोडक्शन बढ़ाया गया, तो वो क्या कहलाया, ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाया। और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, वो क्या कहलाता है, वाइट रेवोल्यूशन। उसके लिए मतलब बेटर ब्रीड ऑफ कैटल करना और न्यूट्रिशंस फूड उनके लिए प्रोवाइड करना, उनकी डिसीज़ पे कंट्रोल करना, और ये सब चीज़ें वाइट रेवोल्यूशन में चलाई गई। तो ये कुछ टॉपिक था स्टूडेंट जो मैंने आपको बताए हैं। ये टेक्नोलॉजिकली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें गवर्नमेंट ने, और मैंने उससे रिलेटेड आपसे तो क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि हाँ, गवर्नमेंट भी मॉडर्नाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए कुछ कर रही है। जैसे कि अब आपने रीड कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। विच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, इन दोनों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बतानी है। कौन सी मतलब है, या ए और बी दोनों हैं या कोई भी नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन वर सम ऑफ द स्ट्रेटजी इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। ये तो ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये दोनों प्रोग्राम शुरू करे गए थे, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। किस लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का, इंडियन एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो सके। बट दिस टू लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया। ये भी सही है, क्योंकि जो ये रेवोल्यूशन प्रोग्राम चलाए गए थे, कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही इसके रिज़ल्ट देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉस्टली एक मेथड है, जिसमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। तो जो लैंडलेस फार्मर हैं या जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है, उस एरिया में हम इसको नहीं करा, बेनिफिट इतना नहीं रहा। तो ए और बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट दोनों ही है, इस पर थर्ड पे लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन लीड टू। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन लीड किससे कर रहा है, मतलब किस चीज़ के लिए ये दोनों चल रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लीड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन लीड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ये तो समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन लीड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन मिल्क के तो लिए थोड़ी है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन टुगेदर लीड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, नहीं, दोनों का मिल्क प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला सही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना, वाइट रेवोल्यूशन का मतलब है मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। वो कौन सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है जिससे कि फार्मर्स को फ़ायदा हो। तो किसान क्रेडिट और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों ही हैं जो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन से इसमें से इनकरेक्ट है। स्पेशल स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट। India has been a big importer of food grain, especially since 1990. High yielding variety program has resulted in improvement in productivity of food grain in India and none of. तो अगर हम देखें तो एक्सपोर्टर ऑफ स्पेशल स्कीम हैव बीन स्टार्टेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनकरेक्ट पूछा है ना, ये भी करेक्ट है। और इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन 1990 इम्पोर्टर बना है, नहीं, हाई एलर्टिंग वाले भी सही है। तो दैट मीन्स ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला है कि 1990 में इम्पोर्टर, जबकि वो सेल्फ रिलायंट बना है इंडिया, अपने प्रोडक्शन को उसने इंक्रीज़ करा है, अपने आप को डेवलप करा है। तो ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट असर्शन, ट्रू बताना है आपको, ये ट्रू है या फॉल्स है। द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस remunerative and procurement price for all the crops। हाँ, ये ट्रू है।
नेक्स्ट है दिस इज़ डन टू चेक द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फार्मर बाय द स्प्लेक्टर एंड मिडल मैन। हाँ, ताकि मिडल मैन फिनिश बीच में ना आ सकें, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो सके, उनकी सभी फसल्स को ख़रीदा जा सके। इनकरेक्ट ऑप्शंस इसमें आपको बताना है। तो अगर हम देखें, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इंडियन बेनिफिट ऑफ द फार्मर, ये तो करेक्ट है। मोर एवर स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फॉर फार्मर, तो ये रॉन्ग है। एंटरटेनमेंट करने के लिए प्रोग्राम फार्मर के लिए थोड़ी चलाते हैं। तो जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो तो वेदर बुलेटिन, वेदर कंडीशंस को बताने के लिए चलते हैं, जितने भी टेलीविज़न में, रेडियो में, या फिर एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलते हैं, या वेदर बुलेटिन चलती हैं, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो समझाने के लिए किया जाता है। तो ये वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रीन्यूमरेटिव एंड procurement price for improvement crop to check exploitations of farmer by speculators and middlemen, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी डिक्लेयर एज हीज स्पिरिचुअल हायर, अपना स्पिरिचुअल हायर गांधी जी ने किसको बनाया था, विनोबा भावे ने। तो मैं इसकी पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ। जो महात्मा गांधी थे, उनके जो ये शिष्य रहे, स्पिरिचुअल हायर रहे विनोबा भावे, तो ये उनके साथ सत्याग्रही रहे। उनके जो थॉट्स थे उनको इन्होंने क्या करा, आगे डिलीवर करा। एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो एक बार ये आंध्र प्रदेश की पोंचमपल्ली जगह पे वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि इकोनॉमी को वेलबिंग करना पड़ेगा। तो कुछ किसान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत पुअर हैं, हमारे पास तो लैंड भी नहीं है, तो आप कैसे हमारा वेलबिंग करेंगे, हमें कुछ लैंड तो दिलाओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अभी मेरे पास लैंड तो नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊँगा, बट अश्योर्ड करता हूँ कि गवर्नमेंट से बात करूँगा और आपको कुछ मैं लैंड दिला सकूँ। तो उसी टाइम पे उन्हीं विलेजर्स में से एक जो श्री राम चंद्र रेड्डी होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरे पास 80 एकड़ लैंड है, वो मैं देना चाहता हूँ। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लैंडलेस विलेजर्स को। तो इसको भूदान के नाम से जाना गया, यानी जब लैंड का डोनेट करना होता है तो वो हम क्या कह रहे हैं, उसको भूदान कह रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ ये जो मैसेज था धीरे धीरे दूसरे विलेजेस में भी पहुंचा, गाँव में भी ट्रैवल करा, एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस करवाई ये आइडिया। तो वहाँ के ज़मींदारों ने अपनी जो गांव के ऑनरशिप हुआ करते थे, उन्होंने पूरा गांव का गांव दे दिया, क्योंकि ज़मींदार तो पहले 10-10 गांव के ऑनर्स हुआ करते थे। तो लैंडलेस को उन्होंने अपने गांव दिए, तो वो ग्रामदान कहलाया। और इस तरीके से ये जो पूरा भूदान ग्रामदान चला, इसे ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, उनके द्वारा इनिशिएटिव किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें अपनी सेल्फ इच्छा से, मतलब कह सकते हैं कि ये जो डोनेट किया गया था, ऐसा नहीं है फोर्सली कराया हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लैंड ओनर्स ने कुछ नहीं इसलिए अपनी लैंड दी थी कि उनको ये डर था, वैसे भी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सीलिंग एक्ट लाने वाली है, तो वैसे भी हमारी लैंड जाने वाली है, इससे पहले ही दे दो। तो ऐसा भी मानना है, बट कुछ भी सही के, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपना लैंड तो दिया ही ना। तो ये है। फिर है विनोबा भावे इज़ कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में उनके शिष्य रहे। विनोबा भावे पार्टिसिपेट इन सत्याग्रह, ही टुक अंडरटुक पद यात्रा, स्प्रेड गांधी जी मैसेज, कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, दोनों, क्योंकि वो सत्याग्रही भी थे, उन्होंने उसमें सत्याग्रह में पार्टिसिपेट भी लिया था और गांधी जी के मैसेज को उन्होंने क्या करा था, स्प्रेड करा था। तो ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर बोला विनोबा भावे कंसीडर स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी के कैसे बने, तो आप इसमें आप टिक लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पे लगा लीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं इसके। नेक्स्ट है भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटिव बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नन एज द, तो विनोबा जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट चला था विनोबा भावे के द्वारा, उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटिव बाय द विनोबा भावे इज ऑल्सो नॉन ब्लड लेस रेवोल्यूशन, या सर्शन है, ये तो ट्रू है।
landform occurred where land were donations to the poor landless farmers without any violence. लैंड रिफॉर्म जो हुआ है, एक्कर डोनेशन जो हुई है पुअर लैंडलेस फार्मर्स को, हाँ, विदाउट एनी वायलेंस, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब भी तो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो अगर आप बिकॉज लगा के देखेंगे तो रीज़न भी ठीक है असर्शन का, तो आप ए पे टिक लगा दीजिए कि ए आर दोनों ट्रू हैं, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यानी अगर हम देखें जीडीपी में एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल पढ़ने वाले हैं हमें पता है। पहले इसमें से देखेंगे स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। हाँ, ये भी सही है कि भाई एग्रीकल्चर हैड बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ जीडीपी फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड इज़ नाउ अ बेटर सीरियस कंसर्न, ये भी ठीक है। तो आप ए और बी पर टिक लगा दीजिए, दोनों सही हैं। असर्शन में अगर हम देखें तो डेक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द जीडीपी इज़ नाउ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, जितना जीडीपी में डेक्लाइन होता जा रहा है, हाँ, ये भी सही है। अगर हम बिकॉज लगा के रीज़न देखें, एनी डेक्लाइन एंड स्टेगनेंस इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डेक्लाइन इन अदर स्पेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो जितना भी डेक्लाइन हो रहा है जीडीपी का, वो मैटर सीरियस तो है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम देखें जितना भी स्टेगनेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो वो दूसरे सेक्टर पे इफ़ेक्ट तो डालता ही है। हाँ, ये भी सच है। तो ये दोनों ही सही हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ए ट्रू है कि डेक्लाइन हो रहा है, बट इसका रीज़न नहीं बनता है। लाइन तो दोनों सही हैं, तो आप बी पे टिक लगाएंगे कि ए आर दोनों ठीक हैं। आर इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करेक्ट लाइन है, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न नहीं बनता है। ये बिकॉज लगा के चेक कर लिया करो। इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज जीडीपी हैज़ डेक्लाइन एट अ वेरी फास्ट रेट इन द रिसेंट ईयर, दिस इज़ ड्यू टू। तो जीडीपी जो डेक्लाइन हुआ है, मेन रीज़न क्या है? अगर हम मेन रीज़न देखें तो लैक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, स्लो ग्रोथ ऑफ प्राइस एग्रीकल्चर कमोडिटी, और सैचुरेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वेरी स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू डिक्लाइन इन अदर स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक। तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है कि अभी हमने देखा भी था कि अगर जीडीपी डिक्लाइन होता है वेरी फास्ट, जीडीपी इन इंडिया शेयर ऑफ अगर उसके अंदर हो रहा है तो किस वजह से? ताकि वेरी स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर अगर कम हो रही है, यानी एग्रीकल्चर के अंदर ग्रो रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो सीधे दूसरे सेक्टर जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये तो सीधा रीज़न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फुल फॉर्म ICAR की क्या है? क्योंकि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाती है ताकि एग्रीकल्चर क्या कर सके? अपने आप में ग्रो कर सके। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सही है, इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं बनता, इंडियन ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म करेक्ट है, यानी जिसके अंदर ये रिसर्च की जाती है कि जीडीपी के जो मैटर हैं उसको कंसर्न किया जाए एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज़ किया जाए एग्रीकल्चर को, तो उसमें रिसर्च की जाती है। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ खोलना और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोलना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करना, रिसर्च करना, ये सब, और मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्ट करना एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना और इंडियन एग्रीकल्चर्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग हो सके रूरल एरिया का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट ऑफ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, हाँ ट्रू है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर ही रही है। बिकॉज लगाओ और फिर देखो रीज़न ठीक है या नहीं। वेरी स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू डिक्लाइन इन अदर स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक, करेक्ट है ये, तो इस पे ए पे लगा दीजिए आप निशान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्टेड effort to modernize agriculture, identity which of the following was not a step in the direction। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स है लेती है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, वो कौन सा स्टेप नहीं है जो इस मॉडर्नाइज़ करने में नहीं आता है?
तो सेटिंग अप काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये तो आता है, यूनिवर्सिटीज़ ये सब है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ओपन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर ये भी आता है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो इस पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्रो बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्री इसमें से कौन सी नहीं है, यानी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, नहीं है तो सीमेंट है, बाकी तो सारी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, जूट, कॉटन, शुगर। असर्शन देखें तो स्टूडेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन डिक्लाइन इन इंडिया। ट्रू। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, इंक्रीज डेप्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें पता है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ये सही है कि डेक्लाइन हो रहा है। बिकॉज एग्रीकल्चर, बिकॉज लगा के देखो कि रीज़न ठीक है या नहीं। बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इन इरीगेटेड लैंड, इंक्रीजिंग डेप्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कम हो रहा है। तो ये ठीक है इसका असर्शन और रीज़न, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम होने की वजह से जीडीपी में उसका क्या हो रही है, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यानी ओपन हो जाना, मार्केट का ओपन हो जाना, कंट्री में दूसरी कंट्री भी क्या कर सकती है, वहाँ पे ट्रेड कर सकती है, आप भी अपना सामान कहीं भी सेल कर सकते हैं, मार्केट पूरी ओपन है। एंड ये आज से ही नहीं, कॉलोनियल टाइम से ही आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स भी हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते थे कॉटन के लिए। मेन जो था कॉटन की तरफ उनका बहुत अट्रैक्शन था, और उन्होंने जो चंपारण मूवमेंट आपने देखा था यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो वो किस लिए स्टार्ट हुआ था बिहार में 1917 में। इसलिए तो हुआ था क्योंकि जो इंडिगो की यहाँ पे क्रॉपिंग करवाई जाती थी, किस लिए, ताकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल जो वहाँ पे इंडस्ट्री थी उनको इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो यहाँ से एज अ रॉ मटेरियल ले जाते थे। और यहाँ पे जो फूड ग्रेन जो सस्टेन करने के लिए ही सिर्फ फैमिली को ग्रो किया जाता था। तो ये जो हम देख रहे हैं ब्रिटिशर जो आए थे, और उनके जो वहाँ पे ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल 2 प्लेसेस के नेम है जो वहाँ पे वो फ्लरिश हुई इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से एज अ गुड क्वालिटी का जो ग्रो करके जो रॉ मटेरियल लेके जाते थे वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसको तैयार करके फिर ऊंचे दामों पे यहाँ पे बेचते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1919 में देखें तो और भी ज़्यादा न्यू चैलेंजेस हमारे लोगों के सामने आ गए, जैसे कि राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस। तो ये सारे प्रोडक्ट थे नॉट एबल टू कॉम्पीट विद डेवलप्ड, लेकिन वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, या अभी भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हाईली सब्साइड एग्रीकल्चर जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए, वो सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर पे, हमारी कंट्री नहीं दे पाती हैं। जैसे कि ये हमारा यूएसए का फार्मर है और हमारा इंडियन का फार्मर है, तो उसकी जो क्रॉपिंग होगी, अगर मानो 100 की क्रॉपिंग है तो उस पर सब्सिडी नहीं मिल रही है, लेकिन यूएसए के फार्मर की कॉस्ट 100 आती है, तो गवर्नमेंट कहती है वहाँ की हम 20 रुपीज़ आपको देंगे, तो 80 पड़ा ना इसका कॉस्ट। तो अब ये 100 में भी अगर सेल करेगा तो इसको लॉस नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि 20 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है। बट इंडिया को तो 120 पे सेल करना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत है कि 100 और 120 का फ़र्क, तो हमारे इंडियंस की जो क्रॉपिंग है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा उसका प्राइस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। तो सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे पाती है, सभी क्रॉप्स पे नहीं दे पाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम सब्सिडी मिलती है, बहुत ही कम क्रॉप पे है। और फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी का जैसे कम हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना, उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का कम हो जाना, कंपटीशन फिर बढ़ जाता है फार्मर्स के लिए, और कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं फिर पीछे हट जाते हैं, फार्मिंग करते थे अब वो नहीं करते हैं, तो डाउनफॉल देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट में भी और एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अब हम करेंगे। विच इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो कॉटन का ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है। तो
मैं आपसे बार बार कहती हूँ स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, हेडिंग होती हैं और उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन पे हाईलाइट करके देखा करो, समझा करो। और उस कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एक वर्ड है जो कि आपको सिर्फ अपना समझना है। असर्शन, फार्मर्स हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज आफ्टर 1990। फार्मर्स के सामने न्यू चैलेंजेस आए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़। ये तो सही है, ट्रू है। बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दीज कंट्रीज़, बिल्कुल सही है। असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये तो आपको रीडिंग करके जो चैप्टर्स हैं जो सारे आपको पता ही है कि भी कौन सी लाइन ट्रू है या फॉल्स है, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो उसका रीज़न है या नहीं, बिकॉज लगा के देखो, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, वो ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है, अंडर ग्लोबलाइजेशन आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ। जब से ग्लोबलाइजेशन में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक विलेज बन गया है, तो अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है? बिकॉज हाईली सब्सिडाइड्स एग्रीकल्चर इन दिस कंट्री। ये तो सही है क्योंकि यूएसए में ज़्यादा सब्सिडी मिलता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन दिस कंट्री, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट मीन्स वो ये सब्सिडाइज ज़्यादा है, जबकि हमारे इंडियंस को नहीं मिल पाता है, हमारे इंडियन फार्मर्स को। अब ये जीन रेवोल्यूशन क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और ये किससे रिलेटेड है? यानी स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड, तो न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को इन्वेंट करना। यानी पहले जो किसान होते थे, पुराने तरीके के जो बीज होते थे, यानी जो बच जाते थे क्रॉपिंग करने के बाद, वो उनको रख लेते थे और नेक्स्ट सीज़न में उनको शोन करते थे। बट फिर अब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग तरीके से, यानी उनकी बिल्कुल वो क्वालिटी को चेंज कर देना और उनकी पूरा जीन चेंज कर देना जिससे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन हो सके, तो वो इन्वेंट किया गया और हाई यील्ड को गेट करने के लिए ये सीड यूज़ किए गए। तो इससे किससे रिलेटेड है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी बिल्कुल नए तरीके से जो जीन चेंज करना, मतलब जीन ही चेंज कर देना सीड का और एक अच्छी क्वालिटी का सीड तैयार करना, तो उससे फसल का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन रेवोल्यूशन का मतलब ए पे कर दीजिए। विच ऑफ द इज़ रिकॉग्नाइज एज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें से कौन सा है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स मैंने बताया था हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स, तो अदर्स रेस्ट ऑफ को कोई कंसीडर करने का नीड है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच वॉग यानी जो चलन में है, अभी फैशन में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इज़ वैग टुडे, आज बहुत फैशन में है, सब चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो बिल्कुल नेचुरल हो, कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड उसमें ना डाले जाएं, विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल एंड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड। तो ये तो सही है, ट्रू है। हैंस इट इज़ नॉट इफेक्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स इन अ नेगेटिव मैनर। तो बिकॉज लगाएं तो ये करेक्ट हो रहा है कि हाँ, एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट नहीं होता, इसीलिए आज ऑर्गेनिक फार्मिंग सब करना चाहते हैं, तो ए पे टिक लगा दीजिए। आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको आइडेंटिटी करनी है। अ फ्यू इकोनॉमिक्स थिंक दैट इंडियन फार्मर हैव अ ब्लीक फ्यूचर इफ़, यानी अंधकार में है फ्यूचर्स। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडियन फार्मर का जो फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में है। दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज। और जिस तरीके से फूड ग्रेन ग्रो हो रहा है ऑन द होल्डिंग साइज ऑफ जो उनका लैंड है, और जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो इससे फार्मर्स का कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं हो रहा है। इंडियाज़ की जो पॉपुलेशन देखें 600 मिलियन डिपेंड करती है, विच डिपेंड अपॉन 250 मिलियन हेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो लैंड है उसका साइज़ बहुत कम है और उस पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करती है। 600 मिलियन डिपेंड करती है 250 मिलियन लैंड पे, हेक्टेयर लैंड पे। तो ये अगर हम देखें तो लेस देन हाफ हेक्टेयर पर पर्सन, एक पर्सन को हाफ हेक्टेयर लैंड भी नहीं मिलता है। तो
ये भी ठीक ही है। इंडिया फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, ये भी ठीक है कि फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कोई शुगर कैन वीट राइस को को ग्रोइंग कर रहा है तो आप भी वही पैटर्न पे चलो, मतलब अपनी पैटर्न को चेंज करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, न्यू क्रॉप लगा सकते हो, जैसे फ्लावर्स की लगाना, वेजिटेबल लगाना या डीजल क्रॉप्स लगाना, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे बायोडीजल क्रॉप हैं जेट्रोफा और जजोवा, ये लगाने से क्या होता है कि ये डीजल क्रॉप हैं और इनकी डिमांड भी है और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, इनकम इंक्रीज़ हो जाती है हाई वैल्यू होने की वजह से। तो अगर इंडियन फार्मर्स को इसकी नॉलेज दें तो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन में तीनों ही हमने देखा करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है, तो आप ए बी सी पे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोडीजल क्रॉप, बायोडीजल क्रॉप के रूप में किसको यूज़ किया जाता है, तो जेट्रोफा और जजोवा। तो जेट्रोफा और जजोवा ये जो क्रॉप दे रखी हैं इनसे डीजल बनाया जाता है। तो अगर फार्मर्स को नॉलेज हो कि हम क्रॉपिंग को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब भेड़ चाल चल रहे हैं एक ही क्रॉपिंग पे लगे हुए हैं और फिर वो मार्केट में इतना ज़्यादा आ जाता है, प्रोडक्शन उसकी वैल्यू गिर जाती है, फार्मर को एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता है। तो अगर फार्मर्स को नॉलेज हो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्रॉपिंग है उसको ग्रो किया जा सकता है। फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, मेडिसिन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स हैं। उनमें राइस और शुगर केन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इरिगेशंस भी कम चाहिए होता है और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हाई वैल्यू क्रॉप्स होंगी। तो ये नॉलेज हो तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर के MCQ फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो आपका जियोग्राफी के अंदर मैप वर्क आ रहा है। अभी स्टूडेंट हम मैप वर्क करने वाले हैं जियो का, हिस्ट्री का कर चुके हैं। मैंने आपको MCQ भेज दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके। और ये जियो के अभी सिर्फ हमारा मैप वर्क रह गया है, अदरवाइज़ हमारे दोनों चैप्टर 1 और 4 हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको हेल्पफुल रहे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।